गुरु, ये ऑटो नया निकाला है, बिल्कुल नया। अभी नंबर भी नहीं मिला। ऑटो रिक्शा चलाते हुए ये उसकी तरफ से बातचीत शुरू करने की एक और कोशिश थी। वो बच्चा तो नहीं था, लेकिन पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था। मूछ के नाम पर एक लकीर भरती और दाढ़ी की जगह गिरे चुरे बाल। ऑटो चलाने में भी वो कोई एक्सपर्ट नहीं था। कुछ देर पहले मैंने उसे इसी वजह से थोड़ा झिड़का था, रफ ड्राइविंग को लेकर। हालांकि ये मानने में उसे अपनी हेटी लग रही थी कि उसे ऑटो रिक्शा चलाने में कोई अनाड़ी माने। वो तपाक से जवाब दे चुका था। 1 साल हो गया चलाते चलाते। कोई पुराना खिलाड़ी होता तो शायद पूरे रास्ते दोबारा बात करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन दिल के किसी कोने में बचपना बाकी था और उसी कोने से खुशी छलक छलक जा रही थी। ऑटो रिक्शा चलाते और मंजिल की तरफ बढ़ते वो अपनी खुशी बांट लेना चाहता था, एक ऐसे अनजान मुसाफिर के साथ जिसने चंद मिनट पहले उसे लगभग डपट दिया था। डांट डपट करने वालों को लोग खड़ूस मानते हैं और या तो उनसे किनारा कर लेते हैं या फिर बात करने से तौबा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। क्या पता उसने डांट को हिदायत के तौर पर लिया या फिर खुशी को तार बनाकर एक ऐसे श्रोता को चुनने की कोशिश शुरू कर दी जो उसकी कहानी को सुने। एक ऐसी कहानी जिसमें गम है, गुस्सा है, आंसू है, चले जाने की पीड़ा है, पूर्वाग्रह है, उससे बढ़कर इन सब से जूझने का जज्बा है, जिम्मेदारी का एहसास है और खुशी है, अपना ऑटो रिक्शा खरीदने की खुशी। उसने आगे कहा, गुरु, बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। अपनी शादी करनी है, 2 छोटी बहनों की भी शादी करनी है, एक छोटा भाई भी है। ये कहते हुए उसने क्लच छोड़ा और बाएं हाथ को घुटने के नीचे तक ले गया, भाई का साइज बताने के लिए, और बोला, इतना छोटा सा है। कहानी दिलचस्प होने लगी थी और उसकी पिछली हरकत देख मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने पूछ लिया, घर की जिम्मेदारी तुम पर ही है? उसने कहा, हाँ, पापा नहीं रहे। मेरे मुंह से अचानक निकला, ओह। उसने कहा, हाँ, एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पूछा, कहाँ, कैसे? उसने कहा, वहीं दुकान के सामने, पुलिस चौकी के पास दुकान थी ऑटो पार्ट्स की, कार ने टक्कर मार दी। मैंने दोबारा पूछा, कैसे? उसने कहा, कैसे क्या, आप नहीं जानते हो, खा पी कर चलाते हैं। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे 3 लोग, मेरे पापा सबसे पीछे थे, आगे वाले दोनों बच गए, एक के पैर में चोट आई। मेरे पापा को बाहर से कोई चोट नहीं दिखती थी, अंदर ही कुछ लगा होगा। वो जो बड़ा अस्पताल है वहीं ले गए थे, 3 दिन रखा, 5 लाख रुपए चले गए, पापा भी। मैंने फिर कहा, ओह। मैंने पूछा, और कार वाले का क्या हुआ? उसने कहा, होना क्या था, छूट गया, पहले ऐसे ही, फिर जमानत हो गई। आप तो जानते हो यहाँ कैसे चलता है। मैं कुछ कहता या पूछता इसके पहले उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल को उल्टा किया। ट्रांसपेरेंट बैक कवर के पीछे एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया हुआ था। उसने कहा, ये पापा हैं, 45 के थे, एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ था, न सिर का न दाढ़ी का, कमाल थे पापा। उसने आगे कहा, ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते थे और हर गाड़ी ठीक कर लेते थे, बाइक, स्कूटर, कार, सब कुछ। हथियार जानते हो ना, देसी, वो भी कर लेते थे। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? उसने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, नहीं। कहते थे, तू क्या करेगा, घर पर रहे आराम से और पढ़। उसने आगे कहा, लेकिन अब तो सब मुझे ही देखना है, 2 बहन हैं, मुझसे छोटी हैं। मैंने पूछा, एक्सीडेंट के बाद तो बीमा का पैसा मिलता है, तुम्हें नहीं मिला? उसने कहा, देखो, केस चल रहा है, गाड़ी अब भी थाने में जमा है, मैं देख कर आता हूँ। मैंने तसल्ली देने के लिए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उसने कहा, हाँ, सही कह रहे हो गुरु, वही बिगाड़ता है और वही बनाता है। और इसी पल शायद उसे लगा कि बिगड़ तो बहुत कुछ चुका है, अब संवरने की बारी है। उसने कहा, वैसे तो घर पर कोई कमी नहीं है, अभी मेरे दादाजी हैं, गांव में ट्रैक्टर भी है। उसने आगे कहा, मैं भी कुछ कर लूँगा, 2 लाख का लोन लिया है, ये ऑटो निकाला है, 5,60,000 का पड़ा है, अभी नंबर भी नहीं आया है। देखो, तुमको भी स्टेशन के बाहर छोड़ूंगा गुरु, वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैंने सोचा, आखिर उसकी खुशी में इतनी हिस्सेदारी तो की ही जा सकती है, लेकिन साथ थोड़ा लंबा चलना था।
उसने झांक कर आगे देखा, कोई सिपाही नहीं दिखा तो स्टेशन के गेट तक ऑटो रिक्शा पहुंचा दिया और बोला, ठीक है गुरु, मानो अलविदा कह रहा हो। वो मुड़ा और निकल लिया अगले सफर पर। मैं कुछ पल ठहरा, सोचता रहा। ऑटो रिक्शा पर सिर्फ इंसान ही नहीं, कहानियां भी सफर करती हैं। कभी कोई सुना देता है, कभी किस्से अनसुने रह जाते हैं।